Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम इस सीरीज के अंदर देखने वाला है मोहनदास करमचंद गांधी एंड हिज आइडियाज और वी कैन से हिज आइडियोलॉजीज। तो गांधी जी और गांधी जी की आइडियोलॉजीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसका कवर करेंगे पार्ट 1। तो यहाँ पे गांधी जी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो सभी को पता ही है हमें कि गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, जो उनकी अल्मा मैटर है सेकेंडरी स्कूल वगैरह वो यहाँ पोरबंदर और गुजरात के जो राजकोट स्टेट है उसके अंदर होती है। देन फिर वो अपने कॉलेज की स्टडी के लिए बॉम्बे चले जाते हैं, प्रेजेंट टाइम मुंबई, और वहां से फिर ये ड्रॉप आउट होते हैं अपने कॉलेज से एंड लॉ की डिग्री परस्यू करने के लिए लंदन चले जाते हैं। लंदन में वो अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ पे भी वो अपने जो पॉलिटिकल मेथड्स है जैसे कि जो डिप्रेस क्लास है, जैसे वहाँ की जैसे डॉकलैंड कम्युनिटी थी, जो बेसिकली वहाँ की डिप्रेस कम्युनिटी थी लंदन की, उनके राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ के जो ब्रिटिश लीडर्स थे या जो इंग्लैंड के लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर, उनके साथ मिलके उनके इंटरेस्ट के लिए आवाज़ उठाई थी और वो सक्सेसफुल भी हुआ था। तो लंदन में भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है अपनाई थी, पॉलिटिकली अपनी एक्टिवनेस शो की थी वहाँ पे। और जो मेथड ये यूज़ करते हैं अपने पॉलिटिकल मेथड, जो लोगों के इंटरेस्ट और ग्रीवेंसेस को के रिड्रेसल के लिए जिस तरह की पॉलिटिकल मेथड यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना, जो सबसे यूनिक मेथड होते हैं इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और वी कैन से इंडियन नेशनल स्ट्रगल। जो पॉलिटिकल मेथड और जिस तरह के मेथड गांधी जी यूज करते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम और अटेनमेंट ऑफ स्वराज, वो अपने नेचर में कैसे होते हैं, कंप्लीटली यूनिक होते हैं। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की अप्रोच नहीं अपनाई थी। इस वजह से गांधी जी जो है वो एक प्रोमिनेंट लीडर और वी कैन से कि मसीहा के रूप में एमर्ज होते हैं इन इंडिया में। तो यहाँ से लंदन में वो लॉ की डिग्री परस्यू करते हैं, देन फिर वो वापस बॉम्बे इंडिया लौट के आ जाते हैं जब उनकी मॉम की या जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर वो यहीं पे रह के अपना जो ये लॉ करियर है उसको सेटअप करने की सोचते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल हो जाते हैं। अब फेल होने के बाद क्या होता है, उनको साउथ अफ्रीका से ऑफर आता है। साउथ अफ्रीका से ऑफर आता है, कोई एक बिजनेस कम्युनिटी का इंसान होता है जिसको वहाँ पे भी बिजनेस चल रहे होते हैं, शिप वगैरह के, कंसाइनमेंट के वगैरह के। तो उनको कोई काठियावाड़ी या गुजरात से रिलेटेड लॉयर ही चाहिए होता है जिसमें जो गांधी जी है वो फिट बैठते हैं। और गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि चलो ठीक है, हाँ कैसे कैसे ना कहीं तो गुजारा करना ही है फाइनेंशियली। तो ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जाके वो वहाँ पे लॉयर बन जाते हैं और बाद में उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाली जो रेसिज्म है उसको फेस किया। वहाँ पे जो अपार्थेड है यानी रंग भेद की नीति है ना, नस्ल भेद करना या रंग भेद करना, इस तरह की चीजें इन्होंने वहां पे फेस की। यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक ह्यूमन के अगेंस्ट ह्यूमन का, तो ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने वहां पे फेस किया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्होंने वहां पे अपनी वॉइस रेज की और इन्होंने सेम यहाँ पे जैसे सिविल डिसोबीडियंस है, सत्याग्रह जैसी चीजें है, पीसफुल एजिटेशन करना, ये चीजें अपना के इनके खिलाफ वहां पे अपार्थेड और रेसिज्म के खिलाफ भी उन्होंने वहां पे आवाज उठाई। और जो इंडियन रेजिडेंट थे वहां पे उनके इंटरेस्ट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से वहां पे फाइट की। बिकॉज ब्रिटिश वन टाइम जो है साउथ अफ्रीका की जो केप कॉलोनी है, जो केप ऑफ गुड होप है, वो केप कॉलोनी कंप्लीटली किन के अंडर में थी, ब्रिटिश लोगों की एक कॉलोनी हुआ करती थी।
तो सेम चीजें जो इंडिया में चल रही थी, नस्ल भेद, रेसिज्म, अपार्थाइड जैसी चीजें, वो वहां पे भी डोमिनेंट थी विद द इंडियन रेजिडेंट एंड अफ्रीकन्स के साथ। तो गांधी जी ने यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेजिडेंट के साथ जो चीजें ये हो रही थी डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई थी। जिसके तो यहाँ पे गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी पॉलिटिकल मेथड इन्होंने यूज किया और सक्सेस भी हासिल की उसके अंदर, तो उनकी इमेज वहां से उभर के आती है एज अ लीडर के रूप में, है ना। और जब वो 1915 में भारत लौट आता है साउथ अफ्रीका से, तो 1915 के अंदर उनकी जो ऑलरेडी जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसके अंदर सक्सेसफुल भी रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे रूमर्स भी फैले अबाउट दी गांधी जी के इस तरह के वो पॉलिटिकल लीडर है, इस तरह के पॉलिटिकल मेथड यूज करके उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो ब्रिटिश कॉलोनी है वहां पे इंडियन रेजिडेंट्स के साथ जो हो रहे डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ वहां पे वॉइस जो है वो रेज की थी या आवाज उठाई है। तो इस तरह की उनके जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जो इमेज है वो इन रूमर्स ने बनाने तैयार कर दी। 1915 में वो भारत आते हैं और वो भी किन के कहने पे आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो इनके पॉलिटिकल मेंटोर थे, किनके, गांधी जी के। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पे ये 1915 में भारत आते हैं और अभी भी इन्होंने भारत में आके एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर कदम नहीं रखा होता है, ठीक है। अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से ये दूर रहते हैं और दूर रहते हुए लेकिन और दूसरी चीजें जो है ये करते हैं, जैसे कि भारत भ्रमण करना, सो दैट कि जो भारत की रियल टाइम सिचुएशन है, रियल टाइम जो लोगों के ग्रीवेंसेस है उनको एक्सपीरियंस कर पाए, उनको समझ पाए, है ना। तो अपने जो मदरलैंड है उसके रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए इन्होंने जो है भारत का टूर स्टार्ट किया, फ्रॉम बनारस टू बंगाल एंड नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अपना 1915 से 1999 तक का पीरियड काफी जो है ये इंडिया के टूर के अंदर, इंडिया के टूर करने में वेस्ट किया, सो दैट कि वो इंडिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जो इंडिया के अलग अलग जगह पे लोगों के किस तरह की ग्रीवेंसेस है, क्या कारण है, क्या कॉजेज है ना, तो उनको समझने के लिए इन्होंने टूर करना स्टार्ट किया। और इन्होंने अपने कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी शुरू किए, है ना, बाय एस्टेब्लिशिंग द साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम के अंदर साबरमती आश्रम एस्टेब्लिश करके इन्होंने अपने जो ये पॉलिटिकल वर्क, वी कांट से पॉलिटिकल वर्क्स, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो स्टार्ट किए। अभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स से ये दूर है। फिर होता है इस दौरान जब 1915 में गांधी जी आते हैं और उससे पहले 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो जाता है ना, ये सारे चीजें। तो वर्ल्ड वॉर 1940 से लगा कि 1918 तक चलता है अपने यहाँ पे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा होता है, गांधी जी आते हैं यहाँ पे 1915 में भारत में। तो 1919 में क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को दबाने के लिए, बिकॉज वहां पे जैसे जर्मनी ने चैलेंज पोज किया था ना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर, उसी तरह से इन्होंने जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को कंप्लीटली सप्रेस करने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। और रॉलेट एक्ट कॉज बनता है गांधी जी का एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टेप रखने का, ठीक है। रॉलेट एक्ट जब पास होता है तो उसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पे रॉलेट सत्याग्रह अरेंज किया। बिकॉज रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे थे, जिसके अंदर फेमस है जलियांवाला बाग मैसेकर, है ना। ये हम आगे इसके बारे में भी हम अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। तो रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह वाज अ कॉज जिसने गांधी जी को इंडिया में या इंडियन नेशनल मूवमेंट की बागडोर को संभालने के लिए मजबूर किया। तो फिर 1920 से गांधी जी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की
बागडोर संभालते हैं। और वी कैन से कि इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अपने थर्ड फेज के अंदर एंटर कर जाता है, जब गांधी जी इसकी लीडरशिप संभालते हैं। और थर्ड फेज के अंदर कंप्लीटली हम देखते हैं गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी ओवर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और ड्यूरिंग दिस फेज गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी रहती है, और गांधीयन आइडियोलॉजी से ही ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कैरी ऑन होता है। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द गांधी जी एंड उनका किस तरह से भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर या इंडियन नेशनल स्ट्रगल की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह से उन्होंने स्टेप रखा। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या कारण ऐसे रहे जो कि गांधी जी को एज अ नेशनल लीडर के रूप में एमर्ज करने में या राइज करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं राइज ऑफ गांधी जी एज अ नेशनल लीडर, क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करते हैं यहाँ पे गांधी जी के नेशनल लीडर के रूप में एमर्ज होने में। तो यहाँ पे फर्स्ट वही साउथ अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसकी जो सक्सेस मिली उन्हें, है ना, यहाँ पे उन्होंने जो इंडियन रेजिडेंट के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पे जो लोग वाइट लोग थे उनके द्वारा हम पे या इंडियन रेजिडेंट या ब्लैक लोग जो थे उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे ट्रेन है, मान लो ट्रेन में अबॉर्ड कर रहे हो आप, तो वहां पे आपको गांधी जी की फॉर एग्जांपल देख लो। गांधी जी एक बार क्या होते हैं ट्रेन में वहां पे अबॉर्ड करते हैं, ट्रेन पे चढ़ते हैं और उनको ट्रेन के कोच से जो है वो धक्का दे दिया जाता है एक वाइट मैन के द्वारा बिकॉज ऑफ हिज कलर। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे ब्लैक कलर के ब्लैक माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं बाय दी वाइट माइनॉरिटीज। तो वहां पे वो जो वाइट माइनॉरिटीज रूल कर रही थी बेसिकली जो ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो इन्होंने यहाँ पे गांधी जी को उनके रंग के कारण कहा कि तुम इस कोच में हमारे साथ हमारे सेम लेवल पे नहीं बैठ सकते, जाके दूसरे कोच के अंदर बैठो जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग बैठे हैं। तो गांधी जी को ये चीज बहुत ज्यादा यहाँ पे हर्ट होती है और उन्होंने मन में ही कहा कि कैसे एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कलर दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन बाय द वाइट पीपल विद द ब्लैक, और वी कैन से विद द इंडियंस। तो उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वहां पे जो है वॉइस रेज की। यहाँ वो स्टेशन के ऊपर ही पीसफुल एजिटेशन करने लगे, है ना, और उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई और बहुत मुश्किल से जाके फिर इनको मनाया गया और वो ट्रेन में चढ़ने के लिए राजी हुए, है ना। स्टेशन मास्टर जो थे उनसे फिर सॉरी वॉरी मांगी और उनको फिर अलाउ किया गया ट्रेन में बैठने के लिए। तो जिसके यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका के अंदर फिर वहां पे जो बोर मूवमेंट हुए थे उनके अंदर गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों का बेसिकली बोर रिबेलियंस हुए थे। जो नेटिव अफ्रीकन्स है वहां के जो अफ्रीकन रिपब्लिक थे, अफ्रीकन रिपब्लिक वर्सेस ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश चाहते थे कि कंप्लीट जो इनका अफ्रीकन रिपब्लिक है वो भी मर्ज कर दिया जाए इनकी टेरिटरी के अंदर और एक यूनिफाइड अफ्रीकन यूनियन बनाया जाए। तो इस वजह से इसके अगेंस्ट जो है वहां के जो नेटिव अफ्रीकन्स थे उन्होंने अपने अफ्रीकन रिपब्लिक को ब्रिटिशर्स के टेरिटरी के अंदर मर्ज करने के खिलाफ या अगेंस्ट यहाँ पे वॉइस रेज की थी और वी कैन से रिबेल किए थे। तो वो उनके रिबेल को यहाँ पे बोर रिबेल या जुलू रिबेल के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर गांधी जी ने यहाँ पे ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट किया था टू प्रूव दिस थिंग कि जो मैनली वर्क होते हैं वो ओनली ब्रिटिश लोग या वाइट मैन ही नहीं कर सकते, बल्कि जो इंडियंस है वो भी यहाँ पे अपने मेनली वर्क करने में सक्सेसफुल है या कैपेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोर रिबेलियन के दौरान जो युद्ध हुए थे तो जो इंडियंस लोग हैं उन्होंने जो स्ट्रेचर्स बियरर का काम होता है ना, स्ट्रेचर जो जहाँ जिन पे मरीजों को लेटाया जाता है, तो उनको स्ट्रेचर बियरर का काम मिला, यानी कि जो युद्ध में घायल होते हैं लोग वॉर के अंदर उनको यहाँ पे स्ट्रेचर पे लिटा के बिकॉज ऑफ द टफ टेरेन भी वहां पे टफ था, तो उन टफ टेरेन से होते हुए उन मरीजों को जो है मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करवाना इन लोगों का काम था, किनका, इंडियंस का।
इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी ने एक पूरा वहां पे एक फोर्स तैयार की, है ना, ऑफ द इंडियंस, ऑफ द इंडियन रेजिडेंट्स जो वहां अफ्रीका में रहते थे उनकी, और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेचर्स बियरर का काम किया था इन जुलू रिबेलियन। तो वी कैन से यहाँ पे गांधी जी ने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट तो नहीं किया था, सपोर्ट भी था, पर इसको इस नजरिए से नहीं देखना है कि उन्होंने सपोर्ट किया था, इसको इस नजरिए से देखना है कि गांधी जी वांट टू प्रूव कि इंडियंस कैन ऑल्सो डू अ मैनली वर्क, ठीक है। अदरवाइज जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था फ्रॉम द वाइट पीपल कि जो मैनली वर्क है या जो बहादुरी का काम है वो इंडियंस नहीं कर सकते, या ब्लैक लोग जो है वो नहीं कर सकते, दे ओनली कैन बी डन बाय द वाइट पीपल। तो इस धारणा को और इस कॉन्सेप्शन को इन्होंने ब्रेक करने के लिए इंडियन रेजिडेंट्स की एक फोर्स बनाई, जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रेचर्स बियरर का काम किया, और जो युद्ध में घायल लोग थे उनको टफ टेरेन से होते हुए मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड करवाने तक या मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था उन कैंपों तक पहुंचाया गया, ठीक है, फ्रॉम दी वॉर टेरिटरी टू मेडिकल कैंप। तो इस तरह से इन्होंने, गांधी जी ने इंडियन रेजिडेंट के इंटरेस्ट के लिए या उनके ग्रीवेंसेस के लिए वॉइस रेज की थी। तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो भी इनका एक्सपेरिमेंट रहा और उसका सक्सेस भी, और साउथ अफ्रीका में के अंदर भी इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, ठीक है, पीसफुल एजिटेशन शो किया है, सिविल डिसोबीडियंस किया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज, सत्याग्रह क्या है, मेन तो इनका वेपन तो सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह जैसी चीजें वगैरह इन्होंने करके ब्रिटिश गवर्नमेंट या वी कैन से जो भी कॉलोनियल पावर उस समय रही है उनके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट किया है। तो साउथ अफ्रीका के अंदर उनके एक्सपेरिमेंट और उसकी सक्सेस ने गांधी जी को एज ए नेशनल लीडर के रूप में रेज करने में या राइज करने के अंदर हेल्प की। अर्ली सत्याग्रह अगर देखें, यानी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले 1920 के पहले अगर देखें तो हमें जगह जगह पे गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह परफॉर्म करते हुए देखा गया है, जैसे चंपारण के अंदर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है, खेड़ा के अंदर। चंपारण और खेड़ा जो है हमने कवर कर लिया है इन अ पीजेंट मूवमेंट, वहां पे आप देख सकते हो। तो चंपारण के अंदर और खेड़ा के अंदर, चंपारण के अंदर नील की खेती है ना, इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो जो कल्टीवेटर थे उनके लिए उन्होंने वॉइस रेज की। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उनके द्वारा जो इंडिगो कल्टीवेटर थे उनका जो शोषण किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने चंपारण के अंदर सत्याग्रह परफॉर्म किया और वो सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है, विद दी कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह का प्रेशर ये जनरेट करते हैं गांधी जी, और फाइनली कॉम्प्रोमाइज पे आके किस तरह से सत्याग्रह को फिनिश करते हैं। तो ये प्रेशर एंड कॉम्प्रोमाइज की स्ट्रेटेजी जो गांधी जी ने अपनाई थी, भले ही वो कॉम्प्रोमाइज करते थे लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज कई हद तक इंडियन लोगों के मन में इनके लिए एक लीडर की, या वी कैन से कि जो इंडियन लोगों के ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल एक हद तक होता था। जहां जिस समय इंपीरियल जो अथॉरिटी थी उनके राज के अंदर या उनके इंपीरियल जो अथॉरिटी थी उनके राज के अंदर अगर हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमारे इंडियन हमारे जो ग्रीवेंसेस है उनका रिड्रेसल पॉसिबल भी है, वहां पे गांधी जी सत्याग्रह जैसी चीजें परफॉर्म करके गवर्नमेंट पे प्रेशर जनरेट करते थे और कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके उस चीज को हासिल भी करते थे। चाहे पूरा हासिल नहीं कर पाते थे तो एटलीस्ट उसका हाफ तो इन सत्याग्रह के थ्रू जो है वो रिड्रेस कर पाते थे ग्रीवेंसेस को। तो इस तरह से सत्याग्रह जो है इनका एक बेसिक और वी कैन से पावरफुल वेपन था टू अचीव द गोल ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, ठीक है। तो अहमदाबाद में भी सेम मील स्ट्राइक हुआ था, जहां पे कंपनी के द्वारा जो वेजेस राइज नहीं किए जा रहे थे ना, कंपनी के जो मालिक थे उनके द्वारा जो लेबरर थे उनके जो वेजेस थे, जो रोज जो उनको पेमेंट मिलती थी उनके अंदर राइज नहीं हो रहा था। इस वजह से गांधी जी ने वहां पर भी जाके सत्याग्रह परफॉर्म किया है ना, हंगर स्ट्राइक बेसिकली। इसमें इस टाइम जो है अहमदाबाद के अंदर जो है हंगर स्ट्राइक को इन्होंने एक और
वेपन के रूप में यूज किया, और खुद गांधी जी ने ये रियलाइज किया कि हंगर स्ट्राइक कैन बी अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, हंगर स्ट्राइक जो है वो सत्याग्रह का एक कंपोनेंट बन सकता है, और इसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर किया था। देन खेड़ा के अंदर भी सेम, वहां पे रिवेन्यू नो टैक्स रिवेन्यू कैंपेन इन्होंने चलाया था विद दी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। खेड़ा के अंदर भी क्या था, बैड हार्वेस्टिंग ईयर था, जो फसलें थी वो खराब हो चुकी थी, और उस समय भी गवर्नमेंट ने रेवेन्यू को यहाँ पे माफ करने की जगह उल्टा उसके अंदर राइज कर दिया था, है ना, उसको बढ़ा दिया था, तो ग्रोथ कर दी थी रिवेन्यू में। तो रिवेन्यू, ये हाई डिमांड ऑफ द रिवेन्यू के चलते और बैड हार्वेस्ट ईयर होने के चलते जो पीजेंट थे वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डिप्रेस्ड हो गए थे, है ना। तो उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने खेड़ा के अंदर भी सत्याग्रह परफॉर्म किया था, और सेम यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया गया बाय दी सत्याग्रह, परफॉर्मिंग द सत्याग्रह, एंड फाइनली कॉम्प्रोमाइज पर आके इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में भी जो पीजेंट है उनके हक में इनको पूरा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इनको दिलाने की, यहाँ पे मतलब रिलीफ दिलाने की कोशिश की। तो ऑल दिस सत्याग्रह जो अर्ली पॉलिटिक्स में आने से पहले जो इन्होंने सत्याग्रह जगह जगह पे जाके परफॉर्म किए थे, इट हेल्प्स गांधी जी टू राइज एज अ नेशनल लीडर। देन हम देखते हैं तो गांधी जी की अप्रोच भी मेन रोल प्ले करती है इनटू दिस प्रोसेस, है ना, एज अ नेशनल लीडर राइज होने में। क्या थी, एक तो नॉन वायलेंस का यूज, नॉन वायलेंस अपनाना, अपने जितने भी मूवमेंट इन्होंने चलाए उन सब के अंदर इन्होंने जो नॉन वायलेंस का एलिमेंट है वो हमेशा से प्रायोरिटी पे रखा। जैसे इनको लगता है यहाँ पे कि वायलेंस हो गई है और वायलेंस मूवमेंट हो गया है, तो वो उसी समय अपने द्वारा चलाए गए किसी भी मूवमेंट को, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहते, उसको सस्पेंड कर देते थे। यानी कि वो अपने इस चीज पे बिल्कुल ही रिजिड थे कि अब जो भी मूवमेंट वो रेस करेंगे यहाँ पे वो बिल्कुल ही नॉन वायलेंस जो बेस है उसके ऊपर होगा, वायलेंट किसी तरह की भी चीज जो है उसके अंदर अलाउ नहीं है। तो इस मामले में हम कहें तो गांधी जी जो थे बहुत ज्यादा रेडिकल इन नेचर थे। इवन ही वॉज रेडिकल देन द एक्सट्रीमिस्ट। देखेंगे हम किस तरह से गांधीयन रेडिकलिज्म देखेंगे। तो ये चीजें जो है कि एक्सट्रीमिस्ट से ज्यादा रेडिकल किस तरह से हो सकते हैं, वो गांधी जी को आप पढ़ो तो आपको समझ में आ सकता है। तो गांधी जी के जो आइडियाज एंड अप्रोचेस थी ना, वो नेचर के अंदर रेडिकल थी, इतनी ज्यादा रेडिकल थी, एक्सट्रीमिस्ट से भी ज्यादा रेडिकल थी। तो गांधी जी वॉज रेडिकल इन हिज आइडियाज एंड अप्रोचेस देन द एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, पहले हम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट देखते थे तो हम क्या कहते थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट है वो रेडिकल इन नेचर है, उनकी जो पॉलिटिकल मेथड है वो रेडिकल इन नेचर है। लेकिन जब गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की बागडोर संभाली तब हम गांधी जी के अगर आइडियाज एंड अप्रोच देखें तो वो और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट से भी ज्यादा रेडिकल इन नेचर के थे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन वायलेंस एज अ उनका मेन प्रिंसिपल था, अप्रोच नहीं थी, ये एक प्रिंसिपल के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा था। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर चलते हुए इन्होंने जो है अपना जो भी मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट उन्होंने चलाया, और बिकॉज ऑफ दिस नॉन वायलेंस ही कैन एबल टू अपील टू सर्टेन क्लासेस इन दिस सोसाइटी, जैसे कैपिटलिस्ट क्लासेस है ना, हायर क्लासेस है। तो उनके इस नॉन वायलेंस के एलिमेंट को अपनाने के कारण जो इंडियन सोसाइटी की वेरियस क्लासेस है वो अपने आप को रिलेट कर पाई गांधी जी से। ठीक है, जैसे कि कैपिटलिस्ट क्लासेस मेन एग्जांपल। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो पॉपुलर ट्रेडिशनल आइडियाज इन्होंने अपनाए हैं ना, भजन संगीत करना, रामायण के पाठ करना, महाभारत के पाठ करना। इससे इन्होंने क्या किया कि जो कॉमन मास है ना उनसे अपील की, मतलब उनको अपील करने में ये सक्सेसफुल रहे थ्रू दिस रामायण महाभारत, सत्संग, है ना, भजन करना, ये करना। इससे क्या हुआ कि जो कॉमन मास है वो गांधी जी से जुड़ पाए, अपने आप को गांधी जी से रिलेट कर पाए कि अरे उनको ऐसा लगा कि गांधी जी भी जो है उनमें से एक है ना, ही वॉज वन ऑफ देम। अदरवाइज उनको जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या था, हमने देखा उनकी जब लिमिटेशन देखी तो दे वर ओनली कन्फाइंड टू द
अपर मिडिल क्लास है ना, या वी कैन एजुकेटेड क्लास जो थी उन तक ही कॉन्फाइंड थे। इन्होंने यहाँ पे मास को इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने मूवमेंट के अंदर, या वी कैन से कि जो लोअर स्ट्रेटा पे लोग थे, जो कॉमन मासेस थी, उनको इन्होंने अपने मूवमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। जबकि गांधी जी ने ट्रेडिशनल आइडियाज और पॉपुलर आइडियाज को यूज करते हुए, जैसे कि यूजिंग द स्टोरी ऑफ रामायण, महाभारत, सत्संग है ना, भजन, कीर्तन, ऑल दिस काइंड ऑफ मेथड यूज करके उन्होंने कॉमन मासेस से अपील की, यानी कि कॉमन मासेस तक अपील करने में सक्सेसफुल रहे और कॉमन मास उनसे जुड़ पाई, अपने आप को रिलेटिव कर पाई, है ना। तो यहाँ पे गांधी जी वॉज नॉट टारगेटिंग द कैपिटलिस्ट क्लास और हायर क्लास इन द सोसाइटी, ही वॉज टारगेटिंग द लोअर क्लास इन द सोसाइटी एज वेल। तो गांधी जी के जो टारगेट के अंदर जो है वो दोनों ही सेक्शन है इंडियन सोसाइटी के, हायर और लोअर। हायर क्लास को भी किस तरह से उनको इनकॉर्पोरेट करना है अपने मूवमेंट में, सो दैट कि मूवमेंट को फंडिंग वगैरह मिलती रहे, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फाइनेंस तो चाहिए ही होता है किसी न किसी रूप में। तो यहाँ पे फंडिंग हो अच्छे से, मतलब अगर इनका साथ होगा हायर क्लास सोसाइटी का, तो जो स्टेमिना है मूवमेंट का वो और ज्यादा, पॉलिटिक्स स्टेमिना और ज्यादा बढ़ेगा। और लोअर क्लास अगर यहाँ पे एसोसिएट होगी अपने गांधी जी के मूवमेंट से, तो इनका सोशल बेस बहुत वाइड हो जाएगा। और थ्रू दिस ऑल काइंड ऑफ मेथड ही कैन एक्सर्ट द प्रेशर ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलर ट्रेडिशनल आइडियाज यूज करके इन्होंने कॉमन मास से अपील की, नॉन वायलेंस यूज करके इन्होंने सर्टेन क्लास जैसे कैपिटलिस्ट क्लास से अपील की। तो ये सब इनसे रिलेटेबल, गांधी जी से रिलेटिबिलिटी फील कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे इनकी देखते हैं गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंदर क्या कहा जाता है गांधी जी के द्वारा, कि जैसे वेल्थ है, ठीक है, जो भी नेशनल वेल्थ है, उसके जो ट्रस्टी होंगे वो कौन होंगे, यहाँ पे कैपिटलिस्ट क्लास, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास है, जमींदार है, जो भी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो सब क्या होंगे, इस वेल्थ के क्या होंगे, ट्रस्टी होंगे, ओनर नहीं होंगे, क्या होंगे, ट्रस्टी। और उनकी ये जो वेल्थ है ना वो यूज होगी गरीबों के कल्याण के लिए, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन मास, ऐसे लिख देती हूँ। तो गांधी जी ने इस तरह से कैपिटलिस्ट क्लास से, या जो हायर वेल्दी फैमिली है, या जो हायर वेल्दी क्लासेस है, उनसे ये अपील की कि तुम जो है इस नेशनल वेल्थ के, आपके जो पास जितने भी वेल्थ है ना, उसके आप ओनर नहीं हो, उसके आप क्या हो, ट्रस्टी हो। पहले तो उन्होंने अपने साथ इन लोगों को एसोसिएट किया, हायर क्लास को, फिर उनके माइंड में ये चीज उन्होंने डिसेमिनेट की कि आप जो अपनी जो वेल्थ है उसको एक अपने ट्रस्टी के रूप में अपने आप को देखो, है ना, ओनर के रूप में मत देखो। तो आपकी जो वेल्थ है ना वो बिलोंग करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मास और वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि जमींदार है, जमींदार है, उसके अंडर में उसकी वेल्थ होगी, है ना, इसलिए वो जमींदार कहला रहा है। तो जमींदार की जितनी भी वेल्थ है वो जमींदार उस वेल्थ का क्या होगा, ट्रस्टी होगा, ठीक है। और वो ट्रस्टी होगा, और उसकी जो वेल्थ है वो किसके वेलफेयर के लिए यूज होगी, पीजेंट के लिए, पीजेंट के लिए यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि जैसे मान लो कि कोई कैपिटलिस्ट है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके पास उसकी वेल्थ होगी, उस वेल्थ का वो क्या होगा, ट्रस्टी होगा, ओनर नहीं, ट्रस्टी होगा, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रस्टी होगा, ठीक है। तो उसका जो वेल्थ है वो किसके लिए यूज होगी, फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर। तो यानी कि जिस क्लास से जो बिलोंग करता है, जैसे जमींदार से पीजेंट बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेबरर बिलोंग करते हैं, है ना, ऐसे इस तरह से गांधी जी ने ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके ये कहा कि जो भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, वो क्या होंगे, अपनी वेल्थ के ट्रस्टी होंगे, और उनकी वेल्थ जो है वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, गांधी जी ये कहते हैं कि इससे ये होगा कि जो क्लास स्ट्रगल अब तक चल रहा था ना, जो हायर क्लास लोअर क्लास है ना, हायर क्लास और लोअर क्लास के बीच में जो क्लास स्ट्रगल चल रहा था, कैपिटलिस्ट वर्सेस पुअर क्लास, है ना, मतलब जो भी मिडिल क्लास है, वी कैन से यहाँ पे मिडिल क्लास या लेबर क्लास कह दो,
तो इनके बीच में जो ये क्लास स्ट्रगल चल रहा था ना बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये क्लास स्ट्रगल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लास हार्मनी से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कैपिटलिस्ट है, मान लो उससे जो बिलोंग करती हुई वेलफेयर है, जो अपने आप को ट्रस्टी समझेगा, वो ये कहेगा कि ये वेल्थ मुझसे बिलोंग नहीं करती, ये वेल्थ बिलोंग करती है मेरे अंडर जो लेबर वर्क करते हैं, जो मिडिल क्लास वर्क करती है, जो पुअर वर्क करते हैं, उनके लिए। तो ना इस वेल्थ का ना ये स्वामी हुआ ना ये स्वामी हुए, तो कोई स्वामी नहीं है, बल्कि वेल्थ यहाँ जनरेट हो रही है और यहाँ पे वेलफेयर के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, तो सबको अपना अपना यहाँ पे हिस्सा मिल जाता है। तो वेल्थ का कंप्लीटली कोई एक सोल अथॉरिटी नहीं होंगे, बिकॉज ये वेल्थ जो है कैपिटलिस्ट को भी काम आ रही है, कैपिटलिस्ट भी अपना वेलफेयर कर सकता है और उसके थ्रू वो अपने नीचे जो लेबर वगैरह काम करते हैं उसका भी वो वेलफेयर पॉसिबल हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे जमींदार जो है वो ट्रस्टी होंगे अपनी प्रॉपर्टी के, और दैट प्रॉपर्टी वुड बी यूज और टू बी यूज एज अ वेलफेयर ऑफ पीजेंट। जो कैपिटलिस्ट होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उनके वो ट्रस्टी होंगे और वो प्रॉपर्टी यूज होगी फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो इससे क्या होगा, ये क्लास स्ट्रगल जो है ना ये खत्म हो जाएगा। जमींदार वर्सेस पीजेंट, कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर, ये जो क्लास स्ट्रगल है ये खत्म होकर इसकी जगह कौन ले लेगी, क्लास हार्मनी। और इससे क्या होगा, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जिसके अंदर सभी जो है हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो इस तरह की थ्योरी जो है गांधी जी ने दी थी और ये कहलाती है गांधीयन थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। इसको आप एज इट इज याद कर लेना। जो चीज तरह का मैंने बॉक्स मैटर बनाया है आपके लिए, इस तरह का कंप्लीटली आपको यहाँ पे इसके ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट डाउन दी या फिर एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ गांधी जी ट्रस्टीशिप, तो ये चीज आपको वहां पे मेंशन करनी है। तो गांधी जी ने क्या कहा है अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी के अंदर। फिर यहाँ पे हम अगर देखें तो इस ट्रस्टीशिप थ्योरी की जो है क्रिटिसिज्म की गई है बाय दी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उन्होंने इस चीज की ये क्रिटिसिज्म की कि भाई ऐसे तो बहुत सारे जो इंग्लिशमैन हैं अपनी वो थ्योरी के अंदर, व्हाइट रेसिज्म की थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं कि हम तो जो है इंडिया को सिविलाइज करने आए हैं। क्या करना है, सिविलाइज करना है। हम उसका एक्सप्लॉयटेशन या उसके ऊपर राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम इंडियंस को जो है सिविलाइज करने के लिए आए। और उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी यहाँ पे पेश की। व्हाइट मैन बर्डन है ना, कि ये तो व्हाइट मैन का बर्डन है कि हमें ये चीज परफॉर्म करनी पड़ रही है, यानी इंडिया पे आके हम रूल नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया के लोगों को यहाँ पे सिविलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो व्हाइट मैन बर्डन है हमारे ऊपर, एक व्हाइट मैन के ऊपर ये बर्डन है आप लोगों को सिविलाइज करने का, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वैसे तो बहुत सारे इंग्लिश मैन जो है अपने आप को अगर ट्रस्टी मानते हैं इंडिया के, है ना, कि हम तो ट्रस्टी है। यही तो थ्योरी कह रहे, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या कहते हैं कि वो ट्रस्टी है और उनकी जो वेल्थ होगी वो किसके लिए यूज होगी, इंडियन लोगों के वेलफेयर के लिए यूज होगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है ना। हमने देखा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ऐसे तो मैनी इंग्लिशमैन ऑनेस्टली क्लेम देमसेल्फ टू बी द ट्रस्टी ऑफ द इंडिया, बट एट व्हाट एक्सटेंट दे हैव डिग्रेडेड अवर कंडीशन, कि किस तरह से, किस हद तक उन्होंने हमारी कंडीशन को जो है डिग्रेड कर दिया, अगर वो अपने आप को क्या कहते हैं, ट्रस्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ट्रस्टी ऑफ इंडिया होते तो इंडिया की पोजीशन जो है वो डिग्रेडेड पोजीशन नहीं होती, वेल्दी नेशन के अंदर आता। लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पे इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन द नेम ऑफ दिस ट्रस्टीशिप, ठीक है। तो गांधी जी की जो ये ट्रस्टीशिप थ्योरी है उस पर जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में क्वेश्चन मार्क पुट किया, ठीक है। देन गांधी जी ने यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल मेथड यूज किए अपने नेशनल स्ट्रगल के अंदर, जैसे यूज ऑफ चरखा का यूज करके उन्होंने जो स्वदेशी की जो भावना थी उसको और ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की, यानी कि खुद का जो यान है खुद स्पन करना और उसके कपड़े खुद बनाना, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है जो फॉरेन गुड्स के कंजप्शन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे जो है खत्म हो चुके, बिकॉज जो स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट वगैरह द्वारा चलाया गया था उसी को गांधी जी ने यहाँ पे चरखे के रूप में जो है स्वदेशी को और ज्यादा प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश की गई।
ठीक है। और चरखे के द्वारा इन्होंने कॉमन मास से अपील की टू बीइंग अ स्वदेशी। और इस तरह की अपील से यहाँ पे क्या होता है, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है हमारी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो खत्म होती है। हम सेल्फ रिलायंट होते हैं। हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज जो है ना, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह वो है, वो डेवलप होने लगती है। एक बूस्ट मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन को। तो ये चीजें यहाँ पे। और चरखा वॉज अपीलिंग, चरखा वॉज ऑल्सो यूज एज अ सिंबल टू अपील कॉमन मासेस, है ना। कॉमन मासेस को अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर पाए, उसके लिए उन्होंने ऐसे जो नॉर्मल जो सिंबल्स थे, जो कॉमन लोगों से बिलोंग करते थे, उनको यहाँ पे गांधी जी ने यूज किया, जो इससे पहले कभी भी किसी लीडर ने यहाँ पे करते हुए देखा नहीं गया। अगर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स वगैरह की बातें करो तो आप उनके अगर चीजें देखो तो देवर consider themselves as a Englishman as a, मतलब they are nationalist from the core, but उनका जो पहनावा, रहन सहन वगैरह जो चीजें थी, वो थोड़ी सी जो वेस्टर्न कल्चर है उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थी, है ना। लेकिन गांधी जी, इन्होंने, आप देखोगे गांधी जी ने खुद यहाँ पे लिनेन के और जो ये हैंड स्पन यान होते हैं उसके धोती, और सिर्फ वो अपने ऊपर एक चादर जैसी लपेट लेते थे। तो इससे लोगों को क्या लगता था कि अरे गांधी जी जो है वो पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनते हैं। और एक कॉमन लोग जो है, कॉमन लोग इंडिया के अंदर कैसे जी रहे हैं, जिनके लिए दो कपड़े भी नहीं है अपना शरीर ढकने के लिए, है ना। बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे पुअर कंडीशन थी इंडिया की, है ना। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिग्रेडेड पोजीशन पे थी। तो गांधी जी ने अपने जो स्टाइल था, कपड़े पहनने का स्टाइल था, उसको भी चेंज कर दिया, और जो कॉमन मास उनसे रिलेट कर पाए उस तरीके का उन्होंने कपड़ा पहनना या जो स्टाइलिंग करना जो है वो शुरू किया, जैसे कि धोती और एक साधारण सा ऊपर ओढ़ने के लिए चादर। और वो भी हैंड स्पन, है ना, अपने चरखे पे स्पन, जो यान जो उन्होंने स्पन किया उसके थ्रू वो बनाया गया। तो इससे स्वदेशी को बूस्ट मिलता है और कॉमन मास से अपील भी हो सकती है, और कॉमन मास कैन फील रिलेटेबल टू दी गांधी जी, और गांधी जी को एज ए लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए वो अपने आप को कन्विंस भी कर लेते हैं कि वो तो हम में से ही एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो गांधी जी ने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा ऐसे, जैसे सेलिब्रेसी यूज करना, है ना, संन्यास जैसा, संन्यास धारण करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सेलिब्रेसी को परफॉर्म करना, है ना, ब्रह्मचर्य। और भी चीजें जैसे कि आप देखो भजन कीर्तन, है ना, भजन कीर्तन, और बिल्कुल अपने आप को सेंट की तरह रिप्रेजेंट किया इन्होंने। दैट्स व्हाई वी कैन से कि गांधी जी जो है नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर बट ही वाज वेरी स्ट्रांग और फैबुलस स्पिरिचुअल लीडर ऑल्सो, है ना। तो स्पिरिचुअल लीडर होने और पॉलिटिकल लीडर दोनों की क्वालिटी होने की वजह से नॉट ओनली कैपिटलिस्ट क्लास बट कॉमन मासेस ऑल्सो कैन रिलेट देमसेल्फ टू दी गांधी जी, ठीक है। फिर इन्होंने, गांधी जी ने यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फोकस किया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वो एज अ कंसिडर करते थे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी है तब तक पॉसिबल है इंडिया की फ्रीडम को अटेंड करना। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज दिया, और ये कहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नहीं है या उनके बीच में कम्युनलिज्म की भावना अगर पैदा हो रही है, तो दिस कैन बी प्रूव एज अ ग्रेट डिजास्टर टू इंडिया फ्रीडम, और वी कैन से इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए ये बहुत बड़ी एक असफलता का कारण बन सकता है अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया, एम्फेसाइज किया। देन यहाँ पे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। किस तरह से उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया बाय यूजिंग सत्याग्रह, मार्च, है ना, जो मार्चेस होते हैं, डांडी मार्च वगैरह जैसी चीजें, सिविल डिसोबीडियंस, ऑल दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल मेथड यूज करके, जो अपने आप में ये पॉलिटिकल मेथड एक नॉवेल्टी वैल्यू रखते हैं, और इन सब का यूज करते हुए उन्होंने मासेस की जो इमेजिनेशन है, जो एक लीडर के रूप में जो मासेस की या जो जनता की इमेजिनेशन है कि हमारा लीडर इस तरह के होना चाहिए, उन्होंने वो सारे एलिमेंट अपने अंदर लाए और इस तरह से उन्होंने एक मास मोबिलाइजेशन किया।
है ना। गांधी जी की जैसे सिंप्लिसिटी है, ऑस्टियर हैबिट्स है, सेंटली ग्रेस है, ये ऑल दिस थिंग जो है बिकम अ रियल स्ट्रेंथ ऑफ द गांधी जी एज अ लीडर, है ना। एंड दस हाउ ही बिकम अ पॉपुलर लीडर और वी कैन से लीडर ऑफ द मासेस। देन ही ऑल्सो फोकस ऑन द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में अब क्या क्या आते हैं वो देखते हैं हम। और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो इनके सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। कौन? कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में उन्होंने वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बल दिया, है ना। तो गांधी जी के मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो वुमेन्स अब तक एक जो ट्रेडिशनल फोर्सेज है उनकी चेन्स के अंदर बंधी हुई थी, लेकिन गांधी जी में हम देख द क्विट इंडिया मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इन मूवमेंट में आप वुमेन को देखोगे सबसे आगे फोर फ्रंट पर रहते हुए उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है। तो गांधी जी के इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में ने वुमेन्स के इमेंसिपेशन के लिए भी वर्क किया, ठीक है। तो इन्होंने अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन और डिप्रेस क्लास, है ना। गांधी जी ने यहाँ पे आके इंडिया में सबसे पहले जो है व्हेन ही नॉट पुट स्टेप इन द एक्टिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, तब उन्होंने यही सारे सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, है ना, साबरमती आश्रम में रहते हुए, कि अब जो हरिजन्स है या फिर जो डिप्रेस क्लास है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे आवाज उठाई। और वो कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबॉलिशन के सपोर्ट में थे, ठीक है। कास्ट सिस्टम का क्या होना चाहिए? कंप्लीट अबॉलिशन। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा रेडिकल इन नेचर है। जहां पे पहले कास्ट मूवमेंट हुए थे तो उसके अंदर जो लोअर क्लास है या डिप्रेस क्लास है वो अपने अधिकारों की बात करते थे, ठीक है, अपने राइट्स वगैरह की बात करते थे, या जो डिप्रेस क्लास के लीडर्स है वो उनके लिए राइट्स की बात करते थे, लेकिन कंप्लीट कास्ट सिस्टम को अबॉलिश करने की बात नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि हमारा भी जो स्टेटस है वो सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा अपलिफ्ट हो, ठीक है, या जो अपर क्लास है उनके द्वारा हमें डिप्रेस नहीं किया जा सके, हमें सप्रेस नहीं किया जा सके, इस तरह की वो व्यवस्था चाहते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है एज इट इज रहना चाहिए। कंप्लीट अबॉलिशन के लिए किसने भी वर्क नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे इंडिया में कास्ट सिस्टम के कंप्लीट अबॉलिशन के लिए एडवोकेट किया था। तो दस हाउ ही वॉज मोर रेडिकल इन हिज आइडियोलॉजी। देन ही ऑल्सो प्रोमोटेड द इंडियन एजुकेशन और वी कैन के वर्नाकुलर एजुकेशन। उन्होंने अपनी लीडरशिप में रहते हुए जो इंडियन लिटरेचर है उसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया, है ना। अपनी खुद की जो मातृभाषा गुजराती है उन्होंने गुजराती में कई सारे लेख वगैरह लिखे, कविताएं वगैरह लिखी। तो उन्होंने इंडिया में इंडियन एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया, या इंडियन जो नेशनल एजुकेशन है उसको प्रमोट किया। जो हमने आगे देखे थे एक्सट्रीमिस्ट ने जो आइडियोलॉजी पेश की थी कि इंडियन एजुकेशन या इंडियन नेशनल काउंसिल होनी चाहिए, सॉरी एजुकेशन काउंसिल होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है जिससे हमारी डिपेंडेंसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज है उस पर खत्म हो जाए और वी कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम, जिसके अंदर नॉट ओनली हम हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स है उनको एजुकेट करें, मतलब फिजिकली कह दो या फिर और ह्यूमैनिटी के अंदर कह दो, लेकिन हम उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी दे। तो मटेरियलिस्टिक एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है वो भी इस इंडियन एजुकेशन या इंडियन नेशनल काउंसिल के अंदर जो स्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाने का जो एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ पे रखा था अपना व्यू पॉइंट और वी कैन से आइडिया, वो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा भी प्रमोट किया गया, सो दैट कि हमारी जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के ऊपर, ब्रिटिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो। और बिकॉज यहाँ से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से जो ये पढ़ के निकलते थे बच्चे, वो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट होती थी उनको फुलफिल करने के काम आती थी वो वर्कफोर्स। तो जब ये वर्कफोर्स ही नहीं रहेगी इस तरह की जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके, तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो यहाँ पे कोलैप्स होने लगेगा। तो गांधी जी का ये फोरसाइटनेस थी। देन ही प्रमोटेड खादी ऑल्सो, वो हैंड स्पन चीजें है ना, स्वदेशी चरखा वगैरह बुनो या फिर जो खादी की वस्त्र है उनका यूज करो, ठीक है। जो
मशीन से बन के हुए कपड़ा आता है लंकाशायर से वगैरह, वो यूज नहीं करके जो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर जो स्पन यार्न है खादी, उसका यूज करना यहाँ पे, और उसके प्रमोशन के लिए गांधी जी ने यहाँ पे अपना वॉइस रेज की, सो दैट कि यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले और इंडिया जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, या वी कैन से कि जो हमारी नेटिव इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिले, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन गुड्स के कंजप्शन पे वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सके। तो इस तरह के सारे अप्रोच एंड आइडियाज अपनाते हुए गांधी जी जो है एज अ नेशनल लीडर के रूप में यहाँ पे राइज हो रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो इस वजह से गांधी जी एमर्ज एज अ सिंबल ऑफ पावर फॉर पावरलेस, तो वो शक्तिहीन के लिए एक शक्ति का सिंबल था गांधी जी, एंड और वो दुख दरिद्र से जो पीड़ित लोग थे उनके लिए एक हीलर के रूप में भी काम कर रहे थे। इस वजह से गांधी जी की यहाँ पे किस तरह की इमेज जो है वो बनती है, किस तरह की इमेज की ग्रोथ होती है, दैट इज सेवियर और वी कैन से मसीहा। तो लोग जो है गांधी जी को एज अ मसीहा के रूप में देखने लगे कि गांधी जी जो है वो शक्तिहीन की शक्ति के रूप में या शक्ति के सिंबल के रूप में लोगों के द्वारा देखे जा रहे थे। जो दरिद्र और पेन के अंदर या मिजरी के अंदर जो जिंदगी जी रहे थे, वो लोग अपने आप को वो लोग जो है गांधी जी को अपने हीलर के रूप में, या जो उनको उन दर्द से उबार सके उनके रूप में देख रहे थे। तो कंप्लीटली जो गांधी जी की इमेज है वो सेवियर और मसीहा के रूप में उभरने लगती है। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि हिज आइडेंटिफिकेशन विद मासेस, कि मासेस को किस तरह से उन्होंने जो है अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया, या उनका किस तरह से मासेस के साथ आइडेंटिफिकेशन होता है। तो किस तरह से ही यूज अ पॉपुलर आइडियाज एंड सिंबल लाइक राम राज्य एंड ऑल, और इस तरह की अवधारणा देते हुए, कॉन्सेप्ट देते हुए कि हम जो है इन चीजों के थ्रू, यानी कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, हरिजन कम्युनिटीज, इंडियन एजुकेशन को स्टैब्लिश करके, खादी वगैरह का यूज करके, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको डिसबैलेंस करके, और कॉटन इंडस्ट्री है जो हमारी नेटिव इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ करके जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो हम सुधार के, जो ये सारे जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में उन्होंने अपने द्वारा ये चलाए गए सारे सेवरल कंपोनेंट्स थे, उनके द्वारा उन्होंने मास से अपील की और ये कहा कि इन सब चीजों के द्वारा हम एक राम राज्य स्थापित करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सब कोई भी दुख मिजरी से पीड़ित नहीं होगा, कोई भी डिप्रेस नहीं होगा, कोई भी सप्रेस नहीं होगा, सबको अपने अपने अधिकार जो है वो एंजॉय करने का राइट मिलेगा, जो अपने राइट्स है उनको एंजॉय करने का राइट्स मिलेगा, तो फ्रीडम मिलेगी। तो राम राज्य के कॉन्सेप्ट को लेके कि जिस तरह भगवान राम के राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का इंजस्टिस नहीं हुआ करता था, उसी तरह से हम ये चीजें अपनाते हुए, यानी जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के कंपोनेंट्स है ये सारे, ये अपनाते हुए एक राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि कॉमन जो मासेस थी उनके मन में एकदम से मतलब एक स्ट्राइक हुआ कि अरे वाह, जो हमें तो ऑब्वियसली आप पुराना जो रिवाइवल चीज करोगे, और वैसे जो भी इंसान है वो अपने धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, रिलीजन से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, तो राम राज्य जैसी चीजों को वापस अगर याद करवाओगे उन्हें कि किस तरह के राजा राम की जो पर्सनालिटी थी वो हुआ करती थी, और उनके राज्य की किस तरह की जो सिचुएशन थी वो हुआ करती थी, तो अगर वो वापस रीस्टेब्लिश हो जाए तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होगा, कोई डिप्रेस नहीं होगा, कोई सप्रेस नहीं होगा, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अगर ऐसी चीज आप स्थापित करने की बात करते हो तो ऑब्वियसली लोग आपको जो है अपने एक पावरफुल लीडर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, आपकी इमेज जो है मसीहा की बन जाती है। तो इस तरह से गांधी जी ने जो है मास को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया बाय गिविंग देम अ कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य एंड ऑल, और यूजिंग द पॉपुलर आइडियाज और ट्रेडिशनल आइडियाज इन हिज पॉलिटिकल मेथड। तो वी कैन से कि ही आल्सो यूज अ रिलीजियस थिंग in his political approach. Then his political method also played a role in the emergence of Gandhiji as a national leader, है ना, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, use of satyagraha, using satyagraha as a element weapon, and hunger strike. हंगर स्ट्राइक है ना वो आपने अहमदाबाद से स्टार्ट होती है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है, वहां से गांधी जी को भी रियलाइज हुआ कि सत्याग्रह के साथ साथ वो हंगर स्ट्राइक को भी एज अ पावरफुल वेपन के रूप में यूज कर सकते हैं विद दी सत्याग्रह।
तो सत्याग्रह तो है ही है यहाँ पे, और हंगर स्ट्राइक को भी यहाँ पे इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके और ज्यादा इस चीज को पावरफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन, सत्याग्रह, हंगर स्ट्राइक, मार्चेस लाइक दांडी मार्च एंड ऑल, है ना। दांडी मार्च जो सॉल्ट टैक्स के अबॉलिशन के लिए या सॉल्ट टैक्स के रूल को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने शुरू किया था, और इसको एज अ सिंबलाइज किया था फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, देन कोर्ट अरेस्ट यानी कि प्रोटेस्ट करते हुए जबरदस्ती जेल चले जाना, मतलब जेल, अगर आपको अरेस्ट करते तो उसके लिए प्रोटेस्ट मत करो, आप जेल चले जाओ, और जेल में जाके आप फिर क्या करो, हंगर स्ट्राइक करो। गांधी जी को ये बहुत अच्छे से पता था कि अगर उनकी मृत्यु जेल में हो जाती है तो ये बहुत बड़ा सैलाब ले आएंगे मास, है ना। जो मास जो अब तक इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने से पहले इन्होंने जो मास को अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया है, अपना सोशल बेस जिस तरह से इन्होंने बनाया है, उनको पता था कि अगर उन हंगर स्ट्राइक करते हुए या जेल में रहते हुए अगर उनको कुछ भी होता है, अब क्या ना कि गांधी जी अब तक जो है 1920 के बाद से 1920 तक एक पावरफुल लीडर के रूप में एमर्ज हो चुके थे, लोगों के लिए एक वो बहुत बड़े मसीहा के रूप में एमर्ज हो चुके थे। अगर फिर गांधी जी को कोर्ट अरेस्ट के दौरान कुछ भी होता है तो फिर जो मास है उसको कंट्रोल करना ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से गांधी जी जो है वो विलिंगली जो है वो जेल चले जाते थे, अरेस्ट हो जाते थे, और वहां पर जाके वो हंगर स्ट्राइक करते थे। और जब हंगर स्ट्राइक करके उनकी हालत और ज्यादा खराब होती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर टेंशन में आ जाती थी कि अगर इस जो ये गांधी जी है इनको कुछ हो गया तो फिर मास को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा वायलेंस, और वी कैन से कि बहुत ज्यादा एक मास प्रोटेस्ट जो है वो इंडिया में हो जाएगा, जिसको सप्रेस करना फिर ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में नहीं होगा। बिकॉज गांधी जी ने जो है, मैंने बताया आपको 1915 में आते 15 में जब भारत आए उसके तब 1920 तक, जब तक कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ जाते, वो उन्होंने इंडिया में टूर किया। इंडिया में जगह जगह पे टूर करके इन्होंने क्या काम किया, अपना सोशल बेस बनाने का काम किया, लोगों को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करने का काम किया, अपनी आइडियोलॉजी से उनको परसुएट करने का काम किया। इस वजह से जो गांधी जी का सोशल बेस था ना वो कॉन्फाइंड नहीं था, इट वॉज वास्ट एंड इट वॉज एक्सपांडेड इट वॉज एक्सपांडेड ऑल ओवर द इंडिया। तो वी कैन से कि पान इंडिया जो है वो इनकी अप्रोच थी, है ना, मास लेवल पे। जबकि हम अगर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की बात करें तो वो नॉर्थ तक ही वहां पे शामिल थे, और इवन सिर्फ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वहां तक ही कन्फाइंड थे। लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। गांधी जी की जो सोशल बेस था वो बहुत ज्यादा ही वास्ट था और पान इंडिया इन कैरेक्टर था। और गांधी जी ने जब यहाँ पे आए इंडिया के अंदर तो उन्होंने अपनी जो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने क्लोज रिलेशन बनाना शुरू कर दिए थे विद द कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर भी इनकी जो आइडियोलॉजी की हेगेमोनी जो है वो तो स्टार्ट हो चुकी थी, भले वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे और वी कैन से कि अपने आप को फोर फ्रंट पे उन्होंने नहीं लाया था, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी की हेगेमोनी वो कांग्रेस के अंदर होने लगी थी। और गांधी जी को एक एफर्ट नहीं करना पड़ा इंडिया में आके कि एक पान इंडिया लेवल का कोई फोरम क्रिएट किया जाए, पॉलिटिकल फोरम क्रिएट किया जाए, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी डन बाय द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट बाय द फॉर्मिंग द, और वी कैन से बाय द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी बना हुआ था एज अ पान इंडिया फोरम और पान इंडिया पॉलिटिकल फोरम। तो गांधी जी ने देखा यहाँ पे इंडिया में आके कि हाँ सिचुएशन वाज राइप ऑलरेडी, है ना, तो इसका यूटिलाइजेशन अब किया जाए। और गांधी जी ने इसका यूटिलाइजेशन किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, देन यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस काइंड ऑफ मूवमेंट चला के, इससे पहले आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इस तरह के मूवमेंट आप नहीं देखोगे। और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के एलिमेंट्स को अपने पॉलिटिकल मेथड में यूज करना, इस तरह की चीजें जो है अर्लियर किसी नेशनल लीडर ने इंट्रोड्यूस नहीं की। इस वजह से हम कह सकते हैं कि गांधी जी की जो पॉलिटिकल मेथड है दे वर यूनिक इन नेचर। ठीक है, तो इस वजह से ये चीजें यूनिक होने की वजह से ही हो सकता है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने के अंदर सक्सेसफुल रहे। तो इन सारे पॉलिटिकल मेथड जो गांधी जी के द्वारा यूज किए गए इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल स्ट्रगल, दे आल्सो प्लेड अ रोल इन द एमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज अ नेशनल लीडर। तो यहाँ पे गांधी जी जो है
उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिश लोगों से ही नहीं लड़ना है, हमें इंटायर कॉलोनियलिज्म की जो ये फोर्स है इससे लड़ना है, चाहे वो इंडिया में हो या चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी हो। जो ये कॉलोनियलिज्म की जो फोर्स है इससे हमें फाइट करना है। तो बेसिकली ही वाज able to unearth the fundamental concept of exploitation by the colonial forces। तो नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड जो है हमें इस कॉलोनियल फोर्स से लड़ना है। तो उनका मेन मोटिव यही था। तो इस वजह से गांधी जी जो है नॉट ओनली इन इंडिया में फेमस थे और इनकी आइडियोलॉजी की हेगेमोनी नॉट ओनली इंडिया के अंदर देखी जाती है, हमें वर्ल्ड वाइड भी देखी जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थाइड है या जो नस्ल भेद की जो नीति अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ, जैसे नेल्सन मंडेला है, उन्होंने आवाज उठाई थी या उन्होंने क्रांति या रिवोल्यूशन किया था। तो नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने भी अपने मेंटोर के रूप में या अपने इंस्पिरेशन के रूप में गांधी जी को लिया था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ गांधी जी के यूनिक पॉलिटिकल मेथड और यूनिक आइडियोलॉजी की वजह से यहाँ पे वो एज अ नेशनल लीडर और वी कैन से वर्ल्ड के लिए नेशनल लीडर के रूप में एमर्जेंस होने में या उनके लिए इंस्पिरेशन बनने के अंदर उनकी मेन भूमिका रहती है, उनके पॉलिटिकल मेथड और आइडियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो दीज ऑल फैक्टर प्लेड अ रोल इन द एमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज अ नेशनल लीडर। नाउ अब हम देखते हैं गांधीयन आइडियाज इन प्रोग्राम और आइडियोलॉजी और वी कैन से गांधीयन आइडियोलॉजी इन डिटेल। तो जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि गांधी जी यूज पॉलिटिकल मेथड लाइक सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, है ना। तो ये सारी चीजें और क्या एलिमेंट इनके आइडियोलॉजी के रहते हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट अगर उनकी आइडियोलॉजी का कहे या उनकी प्रोग्राम का कहे तो वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, ये दो वर्ड से मिलके बना है। सत्य का मतलब यहाँ पे ट्रूथ एंड आग्रह का मतलब यहाँ पे एक्सेप्टेंस, है ना। तो सत्याग्रह का मीनिंग है यहाँ पे ट्रूथ को एक्सेप्ट करना, हर एक कंडीशन के अंदर ट्रूथ को जो है वो एज अ प्रिंसिपल रखना, एज अ प्रायोरिटी पे रखना। तो सत्याग्रह मीन्स यहाँ पे परसुएशन ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सत्याग्रह मीन्स यहाँ पे परसुएंस ऑफ ट्रूथ। Satyagraha means opposition of wrong and struggle of truth. This was basic philosophy of Gandhian struggle and Gandhiji has laid great stress on सत्याग्रह। एंड इस चीज के लिए सत्याग्रह यानी ट्रूथ को अचीव करने के लिए या ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए, सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि चाहे कि कोई सी भी हालत हो, कैसी भी कंडीशन हो, कितनी भी फिजिकल पेन आपको हो, हर एक कंडीशन के अंदर आपको ट्रूथ के लिए जो है स्ट्रगल करना चाहिए, ट्रूथ के लिए आप हार्डवर्क करते रहो, गांधी जी का कहना था। ठीक है, यानी सत्य के मार्ग पे चलते रहो, चाहे आपको कैसे भी फिजिकल पेन मिले, कैसे भी फिजिकल हार्डशिप आपको फेस करनी पड़े, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स विल बी एग्रीएबल और एक्सेप्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह को जस्ट एक मींस के रूप में यूज नहीं करते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मेथड के रूप में यूज नहीं करते हैं, बट इसको अपना प्राइम प्रिंसिपल बनाते हैं, अपने आइडियोलॉजी का ये एक प्राइम प्रिंसिपल के रूप में इसको अडॉप्ट करते हैं। और गांधी जी इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि गांधी जी ने ये भी कहा है अपने राइटिंग के अंदर कि सत्याग्रह जो है वो नॉट ओनली अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल है बट इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल एज वेल। बिकॉज ये जो है ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल किस तरह से है और इसका बेस किस तरह से है कि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल जो है इसका बेस जो है वो लव फॉर द मैनकाइंड है, लव फॉर द मैनकाइंड। तो सत्याग्रह इज अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन लव फॉर मैनकाइंड। और इसको यूज करते हुए अगर सत्याग्रह आप यूज करते हो तो इसके अंदर जिसके लिए आप यूज किए जा रहे हो, जिस ओपोनेंट्स आपका जो है जिसके अगेंस्ट आप ये यूज कर रहे हो उसके लिए भी और जो इसे यूज कर रहा है उसके लिए भी ये दोनों तरफ से जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट के रूप में शामिल होता है, जिसके अंदर कोई भी हेटेड की फीलिंग या घृणा की फीलिंग नहीं होती है।
इसमें सिंपल सा बेसिक है, जो सत्य है उसका आचरण करो, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करो। तो गांधी जी ने इसलिए सत्याग्रह पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया और इन्होंने कहा कि सत्याग्रह जो है ये एक मोस्ट पोटेंट फोर्स है और एक वी कैन से कि ऑल साइडेड स्वॉर्ड की तरह है कि जो इसको यूज करता है ये उसको भी बेनिफिट करती है और जिसके अगेंस्ट इसे यूज किया जाता है ये उसको भी बेनिफिट करता है, बिकॉज इसके अंदर घृणा या हेटेड की कोई भी भावना नहीं है। हेटेड वॉज एब्सेंट इन द एसेंस ऑफ सत्याग्रह। दैट्स वाई जिसके खिलाफ भी ये यूज किया जाता है सत्याग्रह, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह यूज करके उनके ऊपर प्रेशर जनरेट किया, तो उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो है लोगों का वेलफेयर हुआ, चाहे किसी भी तरह से वो नहीं भी चाहते थे लेकिन प्रेशर क्रिएट होकर कॉम्प्रोमाइज पे आए, तो वो चीज उनके लिए खराब रिजल्ट नहीं होती, उनके लिए ये अच्छी रिजल्ट ही होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक मास रिवोल्ट या एक मास एजिटेशन जो है वो टल जाता है, बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज के लिए यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह जो है एक मोस्ट पोटेंट फोर्स है, अगर इसका यूज किया जाए तो ये नॉट ओनली जो इसका यूजर है उसको भी ये बेनिफिट करती है या ब्लेस करती है, जबकि बल्कि उसको भी ब्लेस करती है जिसके अगेंस्ट इसको यूज किया जा रहा है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि सत्याग्रह जो है इसके अंदर इतना पोटेंशियलिटी है, इतना पोटेंशियल है कि विदाउट ड्रॉइंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इट प्रोड्यूस अ फार रीचिंग रिजल्ट, है ना, कि विदाउट एक बूंद ब्लड की शेड किए या किसी बिना किसी खून खराबे या बिना किसी मारकाट के जो है ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो गांधी जी ने किस तरह से जैसे चंपारण के अंदर सत्याग्रह अपना एग्जीक्यूट किया, तो वहां पे जब सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया तो किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट किया और उनको कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी किया, तो वो दोनों के लिए यहाँ पे फ्रूटफुल साबित होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी और जो पीजेंट थे उनके लिए भी, पीजेंट लोगों को भी रिलीफ मिलती है ना, बाय दैट कॉम्प्रोमाइज, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो मास रिवोल्ट होने वाला था वो भी टल जाता है। तो चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आके वो चीज कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी होते हैं, दे वर नॉट विलिंग टू डू दिस, बट स्टिल प्रेशर में आके भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उनके लिए ये फ्रूटफुल ही साबित हुआ, क्या, सत्याग्रह। ठीक है, तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि सत्य का जो ये सत्याग्रह जो है इसमें बहुत ज्यादा पोटेंट है, ये पोटेंट फोर्स है और इसका यूज करते हुए विदाउट ड्रॉइंग सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड वी कैन अचीव अ फार रीचिंग रिजल्ट। और सत्याग्रह का अगर आप आचरण करते हो, सत्याग्रह को फॉलो करते हो, तो ये कभी भी आपको एग्जॉस्ट वाली फीलिंग नहीं देता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ये पेसिव रेजिस्टर्स जो है ये या जो सत्याग्रही जो है इनके बीच में अगर अपन कंपटीशन देखें तो ये कभी भी इन लोगों को एग्जॉस्ट होने नहीं देता है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है, बिकॉज इसमें आपको करना ही कुछ नहीं है, जो सत्य है उसका आचरण करना है, सत्याग्रह करना है, यानी कि और सत्याग्रह को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया यहाँ पे, नॉन वायलेंस का। ठीक है, यानी बिना किसी वायलेंस के किए, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक किए आप अपना जो एजिटेशन है वो शो करो। ठीक है, हंगर स्ट्राइक करो, मार्च करो, धरना दो, लेकिन वायलेंस यूज उसमें नहीं करनी है, पीसफुल एजिटेशन आप करो। यही सत्याग्रह की मीनिंग थी, और सत्याग्रह यानी ट्रूथ को अचीव करने के लिए उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता यहाँ पे अपनाया गया। और गांधी जी यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो भी सत्याग्रही है, जो सत्याग्रह को परफॉर्म करता है, उसके लिए 4 प्री कंडीशंस जो है वो नेसेसरी है। सत्याग्रही बनने के लिए आपको 4 कंडीशन जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। वो ये कहते हैं, एक तो आपके अंदर परफेक्ट चेस्टिटी होनी चाहिए, परफेक्ट चेस्टिटी होनी चाहिए। चेस्टिटी का मतलब सेक्सुअल मोरालिटी। ठीक है, सेक्सुअल मोरालिटी होनी चाहिए, वर्च्यूज होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज अडॉप्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसलिए गांधी जी का भी आप रहन सहन देखना, कितना साधारण सिंपल जीवन, इसीलिए उनके लिए कहता है गांधी जी के बारे में कि सादा जीवन और उच्च विचार होने चाहिए। तो वही कि आप पॉवर्टी को एक्सेप्ट करो, जब आप पॉवर्टी को एक्सेप्ट करोगे तो आपको वो हार्डशिप देखने को मिलेगी, और जब आप हार्डशिप देखने को मिलेगी तो आप ट्रुथ के बहुत ज्यादा नजदीक होगे। ये कहना था गांधी जी का।
तब आप ट्रूथ के रियल सेंस को जान पाओगे। और नेक्स्ट कहते हैं फॉलो द ट्रूथ, सत्य का आचरण करो। और फियरलेसनेस बनो, फियरलेसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, यानी निडरता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 4 प्री कंडीशन रखी फॉर द फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह, और वी कैन से सत्याग्रही। और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रही के लिए, या वी कैन से कि ही गिव इनफ स्ट्रेस ऑन मोरालिटी, मॉरलिटी पे बहुत ज्यादा उन्होंने एम्फेसाइज किया, बिकॉज उनका ये मानना था, उनके व्यू से ये मानना था कि जो ट्रूथ है ना, दैट वाज द एसेंस ऑफ मोरालिटी। ठीक है, ट्रूथ और कुछ भी नहीं है, ये मोरालिटी का एक एसेंस है। इस वजह से अगर आपको सत्याग्रही बनना है तो आपको मोरालिटी भी फॉलो करनी पड़ेगी, या मोरालिटी को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर वर्च्यूज होने चाहिए। हार्ड पॉवर्टी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ट्रूथ को फॉलो करना पड़ेगा, और निडरता आपके अंदर होनी चाहिए, तो ही आप एक सच्चे सत्याग्रही बन सकते हो। तो इस वजह से गांधी जी ने सत्याग्रह का ये इंपॉर्टेंस दिया। और बेसिकली अगर कहे तो सत्याग्रह क्या है? ऑपोजिशन ऑफ रॉन्ग एंड स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, ट्रूथ के लिए लड़ना, चाहे आपको कितना ही फिजिकल पेन, फिजिकल हार्डशिप फॉलो करनी पड़े, लेकिन फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ दिस ऑल थिंग विल बी एग्रीएबल। नेक्स्ट आता है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा पे। तो अहिंसा का उन्होंने जो चीज बताई कि क्या है अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा ना करना ही, हिंसा ना करना, यही होता है अहिंसा का मतलब। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग हिंसा ना करना अहिंसा नहीं है। ठीक है, मतलब हिंसा न करना यानी इसमें आ गया हिंसा, है ना। अहिंसा का मतलब हम जनरली क्या कहते हैं? हिंसा ना करना। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर ये वर्ड हिंसा आ जाता है तो फिर अहिंसा का भाव ही यहाँ पे खत्म हो जाता है। अहिंसा का मतलब है प्योर फॉर्म के अंदर आपकी आत्मा का होना। वन हु बिलीव, और वन हु बिलीव द कॉन्शियसनेस ऑफ आत्मा, तो उसके अंदर ये सेल्फ लव की फीलिंग आती है। ठीक है, सेल्फ लव की फीलिंग आती है, और वही सेल्फ लव जो है फीलिंग जनरेट करता है ऑफ द नॉन वायलेंस। तो वी कैन से कि वी कैन से कि यहाँ पे जो आत्मा है, जिसको आत्मा की कॉन्शियसनेस हो जाती है, जो अपने जो सोल को अगर फोर फ्रंट पे रखता है ना, देन ही कैन अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ट्रूथ। तो वी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड लव। ठीक है, नॉन वायलेंस एंड लव। तो जब आत्मा के कॉन्शियसनेस फोर फ्रंट पे आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वायलेंस की जो फीलिंग है वो डिस्पेल्ड हो जाती है। गांधी जी का ये कहना है कि जब अपनी आप इनर कोर को जगाते हो, अपने अंदर से आप अपने आप को फील करने लगते हो, आप जब अपने आत्मा को आप सुनते हो, तो आप में से ये जो जो हिंसा की भावना है ना, ये स्वतः ही खत्म हो जाती है। और वही जो चीज होती है, जब आप ये महसूस करने लगते हो, सेल्फ लव महसूस करने लगते हो, या फिर लव की फीलिंग महसूस करने लगते हो टुवर्ड्स द वर्ल्ड, आपको सब जगह हिंसा ना दिख के क्या दिखता है? लव दिखता है, कंपैशन दिखता है। जब आप अपने आत्मा की आवाज सुनते हो गांधी जी के अकॉर्डिंग, हाँ, तो ही आपको जो है ये नॉन वायलेंस की फीलिंग समझ में आ सकती है, लव की फीलिंग समझ में आ सकती है। यू कैन फीलिंग द यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो गांधी जी के अकॉर्डिंग अहिंसा क्या है? सेल्फ लव, है ना, आत्मा। जब आत्मा को आप फोर फ्रंट पे लाते हो और आत्मा की कॉन्शियसनेस को आप जागृत करते हो और आत्मा की आवाज को सुनते हो, तो आपके अंदर से नॉन वायलेंस जो वायलेंस की फीलिंग है वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और जब स्वतः ही वो नष्ट हो जाती है तो आपके अंदर सेल्फ लव क्रिएट होता है, कंपैशन क्रिएट होता है, और वही जो है नॉन वायलेंस की फीलिंग को भी अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। और देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ और एसेंस ऑफ द ट्रूथ। So alongside the truth, Gandhiji also stressed on the non-violence. Or he used to consider that non-violence as a symbol of strength rather than of cowardice. उन्होंने ये भी कहा कि जो non-violence है ये किसी जो cowardice यानी कि भय
ये जो डरपोक लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं कोवार्डिस। तो जो नॉन वायलेंस है, ये एक हथियार है बहादुरी का, स्ट्रेंथ का, शक्ति का, ना कि किसी डरपोक लोगों का। तो नॉन वायलेंस को परफॉर्म करना जो है एक शक्ति की बात है, एक स्ट्रेंथ की बात है, ना कि कोवार्डिस की बात है। ठीक है, तो गांधी जी ने नॉन वायलेंस को ये कहा कि इट इज अ वेपन और इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, और गांधी जी ने अपने एक एडिशन में, यंग इंडिया के एडिशन में, एडिटोरियल में लिखा भी था कि जो नॉन वायलेंस है ना, इट मीन्स कि आप हार्डशिप को कॉन्शियसली और कंस्ट्रक्टिव मैनर के अंदर अडॉप्ट कर रहे हो। ठीक है, कि नॉन वायलेंस मीन्स टेकिंग हार्डशिप कॉन्शियसली इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर। और ये जो चीज है नॉन वायलेंस को फॉलो करना और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को अपनाना, ये उस सरेंडर करने वाले को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है ना, इन फ्रंट ऑफ द टॉर्मेटर। जो भी आपको सप्रेस कर रहा है, उसके सामने आपको सप्रेस होने के लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, एक इनर कोर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। और ये एनकरेज करता है उस सरेंडर होने वाले को इन फ्रंट ऑफ द टॉर्मेटर विद देयर फुल फोर्स ऑफ फुल सोल फोर्स। और जो भी इस अहिंसा को अपनाते हुए, इस प्रिंसिपल को अपनाते हुए चलता है, वो जो है कैन चैलेंज अनजस्ट एम्पायर। ठीक है, वो एक अन्याय करने वाले शासन को चैलेंज कर सकता है, जो नॉन वायलेंस को अबाइड करता है या नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को यहाँ पे अपनाता है। तो नॉन वायलेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस जो है वो वेपन है या सिंबल है ऑफ द स्ट्रेंथ का। ये सरेंडर होने वाले को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, सोल फोर्स प्रोवाइड करवाता है टू फेस द टॉर्मेटर। यानी जो आपको सप्रेस करने वाला है, जो टॉर्चर करने वाला है, उसके सामने आपको सप्रेस होने के लिए, टॉर्चर होने के लिए आपको सोल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। और वन हु फॉलो दिस नॉन वायलेंस एज अ प्रिंसिपल, ही कैन शेक द वर्ल्ड ऑफ अनजस्ट। ठीक है, ही कैन शेक द वर्ल्ड ऑफ अनजस्ट। और वी कैन से कि वो उस अनजस्ट एम्पायर के डाउनफॉल का बीज जो है वो शोन कर सकता है बाय यूजिंग द नॉन वायलेंस। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने, गांधी जी ने ट्रूथ यानी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस को दी है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस जो है वो नॉट ओनली अ पोटेंट फोर्स but also a sharp weapon which can use against the tormentor to support themselves, है ना। मतलब खुद को सपोर्ट करने के लिए हम नॉन वायलेंस का सहारा यहाँ पे ले सकते हैं, बिकॉज ये आपको सप्रेसर के सामने सप्रेस होने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। अब आप यह कहोगे कि अगर ब्रिटिश एम्पायर जैसे ब्रिटिश एम्पायर जो इतना ज्यादा सप्रेसिव नेचर का है और उसके सामने और ज्यादा आप सप्रेसिव बनोगे तो आपको तो वो कंप्लीटली क्रश कर देगा। तो इसी वजह से गांधी जी का कहना है कि नॉन वायलेंस जो है, अगर इस तरह से कोई इसे समझ रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना इन जनरल के, गांधी जी कहते हैं कि आपको अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो। लेकिन गांधी जी का मानना यह है कि जब आप ऐसा करते हो, यानी कि सप्रेसर के आगे आप जितना ज्यादा सप्रेस होते हो, वो आपकी कोवार्डिस नहीं बताता है, आपका डरपोक होना नहीं बताता है, जबकि आपका क्या बताता है? ब्रेवरी बताता है ना। क्योंकि हार्डशिप को सहन करना भी अपने आप में क्या है? ब्रेवरी है। और जब आप ये ब्रेवरी फेस करोगे तो आगे वाले को खुद ब खुद आपके पोटेंशियलिटी का पता चल जाएगा कि आपके अंदर ये जो हार्डशिप सहन करने का कितना ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, तो आप वहां पे कमजोर नहीं दिखोगे, आप वहां पे क्या दिखोगे? ब्रेव दिखोगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ दिखेगी। और जब आप पलटवार करोगे ना तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। तो गांधी जी का यही कहना था कि जब तक आप सप्रेस हो सके सप्रेस हो, और अपनी जितनी भी एनर्जी है वो अंदर ही अंदर जो है एक्यूमुलेट करते जाओ, और एक ही बार में फिर उसको आप अपने टॉर्मेटर के अगेंस्ट जो है उसको यूज कर दो, जैसे कि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में किया। बाकी जितने भी आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखोगे, थोड़ा चलाया, थोड़े दिन तक चलाया, फिर उसको सस्पेंड कर दिया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थोड़ी देर चलाया,
उसको सप्रेस कर दिया। बिकॉज इस तरह से गांधी जी जो है एक मूवमेंट चलाते थे, लोगों को पॉलिटिकली अराइज करते थे, एक मास मूवमेंट के रूप में उनकी फीलिंग, नेशनल सेंटीमेंट को अराइज करते थे, फिर उसको ब्रेक दे देते थे। बिकॉज उनको पता था कि एक बहुत लंबे समय तक आप स्ट्रगल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अथॉरिटेरियन जो पावर है वो आपको सप्रेस करने में लगी हुई है, और लगातार अगर आप स्ट्रगल करते रहोगे तो आप क्या हो जाओगे, एग्जॉस्ट होते जाओगे। तो अगर आप इस मूवमेंट को जैसे सस्पेंड कर दो तो क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी आप कंटिन्यू स्ट्रगल के अंदर खर्च कर रहे हो वो आपकी क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी। और इस रिजर्व एनर्जी को आप फाइनल, जब दाव चलने की बारी आए, जब फाइनल स्टेप लेने की बारी आए, उसमें यूज करो। तो ये एक ग्रेट पोटेंशियलिटी होगी इसकी, और इस ग्रेट पोटेंशियल होने के साथ साथ ही ये आपको एक फार रीचिंग रिजल्ट भी देगी। तो इस वजह से गांधी जी यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करने के अंदर बिलीव करते थे कि आप एनर्जी को आगे वाले, सामने वाले को अपोज करने के अंदर मत लगाओ। जितना वो आपको सप्रेस कर रहा है करने दो उसको, जो कर रहा है, जब वो थक जाए, जब वो गांधी जी कहते हैं ना कि भाई आप अपना, आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे करो। तो इस तरह से वो करते करते थप्पड़े मारते मारते क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यहाँ पे लॉस कर देगा, और अपनी एनर्जी लॉस करके वो थक जाएगा। और जब वो थक जाएगा, जब यही सही मौका आएगा जब आप अपना दाव चलोगे, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी फिजिकल एनर्जी को अभी भी कंजर्व करके रखा है, और जब कंजर्व करके रखा है तो जब वो थक जाएगा और जब आप अपना दाव चलोगे, जब आप अपना स्टेप लोगे, तो वो उस एक्शन को, उस रिएक्शन, सॉरी, जो एक्शन उसने किया उस रिएक्शन को वो सहन कर भी नहीं पाएगा, और फाइनली जो है उसका एम्पायर या उसका जो भी सिस्टम उसने इस्टेब्लिश कर रखा है वो कोलैप्स होगा ही होगा। तो गांधी जी का ये बिलीव था, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं उनके आइडियोलॉजी और प्रोग्राम का हिस्सा, तो दैट इज द मीन एंड एंड। मीन्स एंड एंड यानी कि मीन्स का मतलब जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो, है ना, पाथ, इसको ऐसे गिनो, रास्ता, जो रास्ता आप अपना रहे हो। एंड मतलब जो भी आपका गोल है, एंड मतलब यहाँ पे जो भी आपका गोल अचीव करने के लिए आप जिस रास्ते पे चल रहे हो। तो गांधी जी का यहाँ ये कहना था कि मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज एंड, कि जो गोल है आपका और जो रास्ता आप अपना रहे हो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट है आपको गोल अचीव करना, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जिस रास्ते को आपने चुना है उसका प्योर होना, ठीक है। तो मीन्स एंड मीन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज एंड, यानी कि गोल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा मीन्स भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स यानी जो पाथ आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो मीन्स आप यूज कर रहे हो, जो जो चीजें आप यूज कर रहे हो टू अचीव योर गोल्स। तो इस वजह से गोल और मीन्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। एंड मीन्स गोल, यहाँ पे मैंने बता दिया, एंड मीन्स गोल, एंड मीन्स द पाथ यू अचीव, जो पाथ आप जिस तरह का रास्ता अपना रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो मीन्स बन जाता है यहाँ पे। बोथ शुड बी नोबल एंड जस्ट लेजिटिमाइज, ठीक है, दोनों को ही नोबल कैरेक्टर का होना चाहिए, है ना, और न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जैसे मान लो कि आपका गोल है फ्रीडम, भारत की आजादी, भारत माता की आजादी, लेकिन उसके लिए, आजादी पाने के लिए, फॉर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, व्हाट मीन्स यू यूज्ड, क्या रास्ता आपने अपनाया, क्या आपने वायलेंस का रास्ता अपनाया, तो ये नोबल नहीं होगा, इट विल बी नॉट नोबल और जस्ट लेजिटिमाइज, ठीक है, उसको लेजिटिमाइज भी करो, ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए। तो गांधी जी ने जो रास्ते अपनाए दैट इज नॉन वायलेंस, किसी का भी यहाँ पे ब्लड या सिंगल ड्रॉप आप शेड किए हुए, किसी का भी मर्डर किए बिना या किसी को भी हानि पहुंचाए हुए किसी तरह के भी आप कैसे किसी को झुका सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से गांधी जी यहाँ पे मीन्स और एंड दोनों को ही इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, कि जिस तरह से आपका गोल जितना प्योर होता है, गोल जो गोल अचीव करना चाहते हो वो जितना नोबल इन कैरेक्टर होता है, उतना ज्यादा ही उसको अचीव करने के लिए जिस जो रास्ता आपने अपनाया है वो भी नोबल होना चाहिए और जस्ट लेजिटिमाइज होना चाहिए। जैसे कि स्वराज थ्रू एनी मीन शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर हिम, जैसे स्वराज की प्राप्ति करना, जैसे मैंने ये फ्रीडम का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही जैसे स्वराज की प्राप्ति करना आपका एक गोल है, ठीक है, नोबल इन कैरेक्टर है, बट इसको आप किसी भी तरीके से हासिल करो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके लिए भी आपको जो मीन्स यूज करोगे वो भी नोबल होने चाहिए, नोबल इन कैरेक्टर होने चाहिए और जस्ट लेजिटिमाइज होने चाहिए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने जो वायलेंस का रास्ता था उनको उसको यहाँ पे छोड़ा, ठीक है, और नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया, सत्याग्रह जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया,
जो अपने आप में एक यूनिक इन कैरेक्टर थे, है ना। इससे पहले सत्याग्रह की जैसी चीजें जो है किसी भी लीडर ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की इन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। और गांधी जी ने इस तरह की चीजें यूज करके जो है एक यूनिक जो टर्न है वो दिया इंडियन नेशनल मूवमेंट को। देन यहाँ पे गांधी जी मोरालिटी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, है ना, कि आपका जो स्ट्रगल है इंडियन नेशनल स्ट्रगल वो मॉरल स्ट्रगल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अटैच मॉरलिटी टू नेशनलिस्टिक स्ट्रगल, इश्यू मस्ट बी मॉरल इश्यू और फाइट मस्ट बी मॉरल फाइट, ठीक है। जो आप इश्यू रेस कर रहे हो, जो ग्रीवेंसेस रेस कर रहे हो वो भी मॉरल इन नेचर के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप डिमांड रख रहे हो इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपके जो इश्यू है वो भी मॉरल होने चाहिए, फाइट जो है वो भी मॉरल होनी चाहिए। यानी बेसिकली जो है आपके इंडियन नेशनल स्ट्रगल का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए। किसी भी तरह का अनजस्ट या ऐसी चीजें जो मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से दूर हो वो चीजें नहीं अपनाई जाएगी इन द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। तो इन्होंने मोरालिटी को भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी, है ना। देन ही अडॉप्ट द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट बाय यूजिंग चरखा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के रूप में, है ना। चरखा है, स्वदेशी है, इसलिए इसको एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट का, यानी कंप्लीटली जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का उसको डिसबैलेंस करना, उसको यहाँ से कोलैप्स करना। यानी कि स्वदेशी चरखा तो मान लो कि यहाँ पे जो स्वदेशी पहले से चलाया था कि हमारी जो फॉरेन गुड्स के कंजप्शन की जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करना। गांधी जी यहीं तक सीमित नहीं रहे। गांधी जी ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा कि तुम कॉलेज जाना छोड़ दो। कॉलेज जाना, कौन से कॉलेज जाना, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट वाले। ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से आप यहाँ से बॉयकॉट करो, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स है तो स्टूडेंट शुड बॉयकॉट द इंस्टीट्यूशन जहाँ से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट जो उनकी होती थी वो फुलफिल होती थी थ्रू दिस स्टूडेंट फोर्स, है ना। उनको क्लैरिक वगैरह मिल जाते थे, तो वो आप उसको बैन करना यहाँ पे। स्टूडेंट्स को समझाना, मतलब स्टूडेंट्स को अप्रोच करना कि वो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो नेशनल एजुकेशन के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशन फाउंडेशन हुए हैं उनके अंदर जाए, उनके अंदर अपनी शिक्षा दीक्षा या अल्मा मैटर परसीव करे, ना कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसमें करे। तो ये इसे एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट कहते हैं, जो खाली चरखा और स्वदेशी तक ही सीमित नहीं था बल्कि फार रीचिंग था। इन्होंने लॉयर से अपील की कि आप जो है कोर्ट है उसको ही बॉयकॉट कर दो, है ना। अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बॉयकॉट कर दो बेसिकली, जिससे कि जो जस्टिस सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो जुडिशियल सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा अगर उनके पास लॉयर ही नहीं रहेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने जो है एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट को यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी के अंदर अडॉप्ट किया। तो गांधी जी ने यहाँ पे नॉट ओनली पॉलिटिकल बॉयकॉट किया गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक बॉयकॉट भी किया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी कोलैप्स करने की कोशिश, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी, और यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर को भी उन्होंने यहाँ पे कंप्लीटली उसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का उसको यहाँ पे कोलैप्स करने की कोशिश की, है ना, बाय द अडॉप्टिंग एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट करता है या पॉलिटिकल सिस्टम को डिसबैलेंस करने का काम करता है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, है ना। तो ये ऑल्सो अडॉप्टेड नॉन कॉर्पोरेशन इन हिज आइडियोलॉजी। सिविल डिसोबीडियंस, है ना, बोथ इंडिविजुअल एंड मास लेवल पे। मास लेवल पे भी सिविल डिसोबीडियंस हुए थे, और यहाँ पे मास लेवल पे भी जो सिविल डिसोबीडियंस है उसको फॉलो करना, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि विनय पूर्वक जो आज्ञा का है उसको, विनय पूर्वक आज्ञा की अवहेलना करना। देन मार्चेस यूज किए, हंगर स्ट्राइक इन्होंने यूज की, एक्सटेंसिव मास मोबिलाइजेशन, है ना, किस तरह से इन्होंने मास को इनकॉर्पोरेट किया उनके मूवमेंट के अंदर। देन ही अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ स्ट्रगल टू स्ट्रगल, इसको हम डिटेल में देखेंगे। गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी कि किसी भी मूवमेंट को वो बहुत लंबा नहीं खींचते थे, मूवमेंट रेस करते थे, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको एक टाइम गैप के बाद जो है उसको सस्पेंड कर देते थे। बिकॉज गांधी जी को पता था कि अगर मास जो है
या जो लोग हैं ये कंटिन्यू अगर स्ट्रगल करते रहे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, और एग्जॉस्ट हो जाएगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा उनको सप्रेस करना। इस वजह से वो किसी भी मूवमेंट को जो है एक टाइम गैप के बाद, एक पीक पे ले जाने के बाद उसको सस्पेंड कर देते थे। ठीक है, तो इससे अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट हो जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, और उसको सस्पेंड करके ऐसा नहीं है कि कंप्लीट पॉलिटिकल पैसिवनेस आ जाए, यहाँ पे कंप्लीट पॉलिटिकल पैसिवनेस नहीं आती थी, इसके बीच में वो जो अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो करते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क है जैसे कि जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर थे, या कांग्रेस के जो प्रोमिनेंट लीडर थे, वो जगह जगह जाते थे, टूर करते थे पूरे भारत का, जगह जगह जाके लोगों को यहाँ पे अपने स्पीचेस के द्वारा, अपने भाषण के द्वारा, अपनी राइटिंग्स के द्वारा जो है लोगों को इंस्पायर करते थे फॉर द नेशनल स्ट्रगल। और गांधी जी के द्वारा जैसे हरिजन अपलिफ्टमेंट मूवमेंट है, वुमेन इमेंसिपेशन है, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना, वर्नाकुलर लिटरेचर वगैरह को प्रमोट करना, इस तरह की एक्टिविटीज जो है इस बीच में ये होती थी। तो कंप्लीटली यहाँ पे पॉलिटिकल पैसिवनेस नहीं होती थी, जबकि यहाँ पे बीच में जो गैप आता था उसके अंदर ये एनर्जी को रीस्टोर करने का काम करते थे और एनर्जी का इनिशियलाइजेशन करते थे। वी कैन से एनर्जी को यहाँ पे और ज्यादा जो है पीक लेवल पे ले जाने का काम करते थे, जो कि नेक्स्ट मूवमेंट में, जब नेक्स्ट मूवमेंट लॉन्च करेंगे उसमें काम आएगी। तो इस तरह से स्ट्रगल, ट्रूथ स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, विराम संघर्ष की जो नीति जो है इन्होंने गांधी जी ने अपनाई थी, सो दैट कि मास की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके, वो यहाँ वहां कहीं भी वेस्ट ना हो जाए इन दी कंटिन्यू स्ट्रगल। देन ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द सोशल चेंजेस थ्रू क्लास हार्मनी, है ना, जिसके अंदर ट्रस्टीशिप थ्योरी देखी हमने। ट्रस्टीशिप थ्योरी के जरिए उन्होंने वेरियस जो इंडियन क्लासेस थी उनको अपील करने की कोशिश की, यहाँ पे अपने साथ इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, और यहाँ पे इस ट्रस्टीशिप थ्योरी के जरिए वो यहाँ पे सोशल रिफॉर्मेशन या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट करना चाहते थे, और ये जो क्लास स्ट्रगल है उसको खत्म करके क्लास हार्मोनी को स्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये सब हम देख रहे हैं गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उनके एलिमेंट्स, गांधी जी के आइडियोलॉजी के या गांधी जी के प्रोग्राम और अप्रोच के क्या क्या यहाँ पे मेन एलिमेंट्स रहते हैं। तो जिसके अंदर ट्रूथ देखा, नॉन वायलेंस देखा, मीन्स एंड एंड्स देखा, है ना, एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ बॉयकॉट, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, मार्च, हंगर स्ट्राइक, एक्सटेंसिव मास मोबिलाइजेशन, सोशल चेंजेस या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, है ना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क। कंस्ट्रक्टिव वर्क, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर भाई उनका हरिजन अपलिफ्टमेंट, वुमेन इमेंसिपेशन, है ना, नेशनल एजुकेशन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऑल विल कंसिडर इनटू द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द गांधी जी। तो ये सोशल डायमेंशन है ऑफ द नेशनलिस्टिक स्ट्रगल का। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक सोशल डायमेंशन है, जिसके थ्रू गांधी जी यहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसाइज करके वो किस चीज को यहाँ पे रोकना चाह रहे हैं, कम्युनलिज्म को रोकना चाह रहे हैं, जो कि मेजर वेपन है किनका, ब्रिटिश लोगों का। गांधी जी अंडरस्टूड कर गए थे कि ब्रिटिश जो है यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हर एक स्फीयर के अंदर यूज करना चाहते हैं। जहां जहां लोगों को स्प्लिट किया जा सके वहां पे स्प्लिट करो, चाहे क्लास लेवल पे करो, क्रीड लेवल पे करो, रिलीजन बेस करो, है ना, बर्थ बेस करो, या प्लेस या लैंग्वेज बेस करो, कहाँ पे भी अगर यूज किया जा सके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो आप यूज करो। तो इस वजह से जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है वो मेजर इंपॉर्टेंट थी और एम्फेसाइज किया गांधी जी ने, बिकॉज गांधी जी को पता था कि अगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे सफल हो जाती है तो ये मेजर सेटबैक होगा फॉर द इंडियन नेशनल स्ट्रगल। तो सोशल डायमेंशन ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल तो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम आ जाएंगे, और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ नेशनलिस्ट स्ट्रगल के अंदर चरखा, खादी, कॉटेज इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रगल आ जाएगी, जो गांधी जी के द्वारा यहाँ पे प्रमोट की जाती है। तो इस वजह से हम जितना भी चीजें देखी तो हमें यहाँ से पता चलता है कि गांधीयन आइडियोलॉजी वाज मोर रेडिकल देन द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। वो हर एक चीज को जो है क्विक चेंजेस चाहते थे। यहाँ जहां पे एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी और जो एक्सट्रीमिस्ट की जो रेडिकल आइडियोलॉजी थी वो जस्ट एक प्रिंसिपल रूप में या थ्योरी के रूप में रह गई थी, वहीं गांधी जी की जो आइडियोलॉजी और ये चीजें थी ये ग्राउंड लेवल पे और प्रैग्मेटिक रूप में आपको दिख भी रही थी।
यानी प्रैक्टिकल रूप में दिख भी रही थी। गांधी जी ने इन्होंने नॉट ओनली थ्योरिकल बातें की, जबकि इसके लिए प्रैक्टिकल वर्क भी किए। इस वजह से हम कहते हैं कि गांधी जी की आइडियोलॉजी जो है वो मोर रेडिकल है देन द आइडियोलॉजी ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो ये थी गांधी जी एज एमरजेंस ऑफ द गांधी जी एज अ नेशनल लीडर एंड हिज आइडियोलॉजी। अब हमने यहाँ तक कवर किया। नेक्स्ट सेशन में हम उनके और भी एलिमेंट्स देखेंगे गांधीयन आइडियोलॉजी के, और गांधीयन जो मास मूवमेंट है उसका किस तरह का कैरेक्टर रहता है, ये सारा कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून till the next session, and please do like and share and comment to our YouTube channel, that is examyatra.com. I hope you like this session. Thank you.